Hello dear student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, खेतड़ी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर शुरू किया था केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो लास्ट क्लास में हमने नहीं पढ़ी हैं वो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। उसके साथ हम बाइनरी कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। Hello dear student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, खेतड़ी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर शुरू किया था केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो लास्ट क्लास में हमने नहीं पढ़ी हैं वो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। उसके साथ हम बाइनरी कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अर्थात चुंबकीय गुण। डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। एक आयन या परमाणु में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही अधिक अनुचुंबकीय गुण पाए जाते हैं। सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आयंस और एटम ऑफ द एलिमेंट। हम इन आयंस का या एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला, दैट इज म्यू एस इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस टू। यहाँ पर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीज प्लस टू आयन में अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि 3D कक्षकों में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जिन आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, पेयर्ड होंगे, वे डाईमैग्नेटिज्म शो करते हैं, प्रतिचुंबकीय व्यवहार शो करते हैं। इन आयनों में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्कैंडियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से वहाँ का पैरामैग्नेटिज्म व्यवहार शो नहीं होगा। अदर एग्जाम्पल्स, जिंक +2, जिसे हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होता है क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल्ड होते हैं और इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। नेक्स्ट इज द कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। इन कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक बहुत ही अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, जिनका बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में एज ए उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि अगर हमें ओलेफिन्स का हाइड्रोजनीकरण करना है, निकल के प्रेजेंस में कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिएक्शन, ओस्ट बार्ट प्रक्रम, ये सारी रिएक्शंस प्लैटिनम के प्रेजेंस में होती हैं। प्लैटिनम एक बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करता है। संक्रमण धातुओं में अयुग्मित या खाली कक्षकों की उपस्थिति यहाँ मुख्य भूमिका निभाती है। डी कक्षकों के उपयोग से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया में उपयुक्त ऊर्जा का मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। अतः जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो बहुत ही अच्छा कैटालिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को संक्रमण धातुओं द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। संक्रमण धातु आयनों का यह एक विशिष्ट गुण है। ये बहुत से संकुल पदार्थ बनाने में सक्षम है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम जानते हैं, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनेट। दीज आर द कॉम्प्लेक्स दैट आर वेरी नॉन। संक्रमण धातु आयनों की बहुत बड़ी संख्या में संकुल पदार्थ बनाने की जो क्षमता है उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है उनके साइज का छोटा होना। संक्रमण धातुओं का परमाणु आकार छोटा होता है
जिसके कारण चार्ज डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है, आवेश घनत्व अधिक होता है और इनके पास डी, एस और पी के खाली कक्षक उपलब्ध होते हैं जो कि संकृत होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनमें बहुत से दाता अणु जैसे कि एग्जाम्पल अमोनिया, वाटर, पिरिडीन या फिर आयंस फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड आदि इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाते हैं और इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण होता है। ये बहुत सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वेरिएबल होती है। इस प्रकार ये संकुल पदार्थ बनाने में अधिक सक्षम है क्योंकि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इजीली बनाते हैं और इनको हम जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट का या ट्रांजिशन मेटल्स का एक विशिष्ट गुण होता है कि इनमें ये प्रॉपर्टी अधिकतम पाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल से हम भी नोन हैं, जैसे टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनेट। तो अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो इतने अधिक संख्या में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल पदार्थ क्यों बनाते हैं? इसका मेन रीज़न है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। साइज़ छोटा होने की वजह से इन पर आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। सेकंड, इनके पास खाली n-d, s और p कक्षक उपलब्ध होते हैं। इन कक्षकों को संकरण के बाद नए कक्षकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो नए खाली संकृत कक्षक हैं ये एज ए एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करते हैं, जिनके साथ अन्य परमाणु जैसे कि अमोनिया, वाटर, पिरिडीन या फिर ऋणायन जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड आदि बंध बना लेते हैं, क्योंकि ये इन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ये दाता की जैसे व्यवहार करते हैं और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो ग्राही की जैसे व्यवहार करती हैं। तो इनके द्वारा लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और ट्रांजिशन मेटल द्वारा खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण होता है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इसी कारण इनके बहुत अधिक संख्या में कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। Next property is the color compound. Most of the complex ion of transition element show color which is due to electron-electron transition in metal complexes. तो जैसा कि हम जानते हैं जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर रंगीन होते हैं। उनके रंगीन होने का कारण ये है कि उनके जो डी कक्षक हैं वो अपूर्ण होते हैं। उनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। तो जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कलर उतना ही ज़्यादा गहरा होगा। इनकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कलर से रिलेटेड होती है। तो जितने भी पैरामैग्नेटिक कलर वाले पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होंगे। जितने भी डाई मैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं व्यवहार में वो कलरलेस होंगे, रंगहीन होंगे। इसका मेन कारण इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। ये दो एनर्जी लेवल हैं। डी ऑर्बिटल को दो तरह की एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया गया है, T2g और Eg। T2g ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नीचे के लेवल में होते हैं, लोअर एनर्जी होती है, और जैसे ही उनको लाइट दी जाती है तो वो एक्साइट होकर अपर एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ये यहाँ पर हम कलर्ड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो ये विजिबल रीजन में एनर्जी एब्जॉर्प्शन है, और इस लाइन पर जहाँ पर एनर्जी कम नहीं है और एनर्जी ज़्यादा भी नहीं है, जीरो है, इसे हम बोलते हैं बैरी सेंटर। तो जब मेटल के पास कोई लिगेंड नहीं है तो जितने भी डी ऑर्बिटल हैं उनका लेवल एक ही होगा, उनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट पर होगी। और जैसे ही कोई मेटल के पास में लिगेंड आता है
तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट उनका ऑर्बिटल का भी डिस्ट्रीब्यूशन T2g व Eg में हो जाता है। कुछ ऑर्बिटल T2g वाले होते हैं, कुछ Eg वाले होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपर लेवल में जाते हैं। जैसे ही वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, वो वापस से ग्राउंड लेवल में आते हैं, जिसकी वजह से उन कंपाउंड्स का कलर शो होता है। यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कोबाल्ट हमें पता है 27 नंबर पे आता है, तो D में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं कोबाल्ट को कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन S के रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल से रिमूव होगा। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ऑलरेडी लिगेंड है अगर कॉम्प्लेक्स के पास में, तो ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। एक ऑर्बिटल होगा T2g और नेक्स्ट ऑर्बिटल होगा Eg। परंतु लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या लिगेंड वीक है, इसके बेसिस पे यह बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है कि T2g में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसका मतलब ये है कि जो लिगेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है और इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो T2g से ईजी उसमें कक्षक में जंप करें जाएं, इसीलिए यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। परंतु यदि लिगेंड का वीक फील्ड है तो उस केस में क्या होगा, उनकी पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनका T2g से Eg में जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जंप करना है, जो डेल की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। तो ये ईजीली T2g से Eg में जा सकते हैं। इसी तरह से हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लिखा है डेल की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए पेयरिंग हो गई, और वीक फील्ड के लिए हमने लिखा है कि डेल की वैल्यू कम है, इसकी वजह से वहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले कक्षक में चले गए। So we can say the color in the substance is developed due to the movement of electron from one d orbital to another under the influence of visible light falling on the substance. The color is intense if the transition is allowed, but color will be dull if transition is forbidden. If in the place of inter-orbit transition, interatomic transition take place, then intense colors are produced because such transition are not affected by the selection rule. इसका मतलब संक्रमण धातु आयन का रंगीन दिखाई देना डी स्थानांतरण या ट्रांजिशन के कारण होता है। इससे ये स्पष्ट है किसी आयन में डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जितने अधिक होंगे उस आयन का कलर उतना ही अधिक गहरा होगा। एग्जाम्पल के लिए D5 विन्यास वाले आयन अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि वो डी ट्रांजिशन का विरोध करते हैं। अतः मैग्नीज +2 और आयरन +3 ये दोनों ही हल्के कलर के होते हैं क्योंकि ये दोनों ही डी जैसा कि हमने कहा कि ये डी ट्रांजिशन का विरोध करते हैं, इसीलिए कलर में हल्के होते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयन का रंग और उनके चुंबकीय गुण। बात करते हैं सेकेंडियम +3। इसके पास D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम +4 में भी D ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर +2 में D ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली फिल्ड है और ये जितने भी आयन हैं ये रंगहीन है, इनका कोई कलर नहीं होता है और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रतिचुंबकीय होती है, मतलब डाईमैग्नेटिक। सेकंड, टाइटेनियम +3, वेनेडियम +4, इनके D ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कॉपर +2 के D ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। टाइटेनियम का कलर नीला, वेनेडियम का नीला, कॉपर का नीला, ये सभी अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब हम बात करते हैं वेनेडियम +3 एंड निकल +2। कलर में हरे होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वेनेडियम में 2 होगी और निकल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिट में। इसी वजह से ये अनुचुंबकीय हैं। इसी तरह से यहाँ हमने बात की मैग्नीज +2। हमने कहा था कि मैग्नीज +2 और फेरिक Fe+3 इनके कलर लाइट होते हैं क्योंकि दोनों में ही 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों के ही जो अब्सॉर्प्शन कह सकते हैं या ट्रांजिशन, वो अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है। इसका मतलब इनके कलर हल्के होंगे, अर्थात इनके गुण अनुचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। The d block element form interstitial compound with small non-metal atoms such as hydrogen, carbon, nitrogen, boron, etc. due to the ability of metal lattice to accommodate these non-metal atoms between the metal atom without distortion of the structure. इसका मतलब ये है कि संक्रमण धातु में छोटे अधात्विक परमाणु नॉन मेटेलिक एटम लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, जिसकी वजह से अंतराकाशीय या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का निर्माण होता है। इन कंपाउंड्स में इंटरस्टिशियस या अंतराकाश जगह होती है जहाँ पर कि ये अधात्विक परमाणु प्रवेश कर जाते हैं। इन पदार्थों की संरचना धात्विक त्रिज्या एवं अधात्विक त्रिज्याओं के अनुपात पर निर्भर करती है कि उनका अनुपात कैसे है। और इस तरह के कंपाउंड्स ज़्यादातर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक होते हैं जिनकी कंपोजिशन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, अर्थात जिनका संगठन स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो नहीं करता है। These non-stoichiometric compounds, we can give here some example like cuprous sulfide। इसमें कॉपर और सल्फर का अनुपात 2:1 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इनका अनुपात 1.7:1 है। अतः इस प्रकार के यौगिकों को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द अलॉय फॉर्मेशन और वी कैन से मिश्र धातु फॉर्मेशन। So all the d orbitals या d block elements are metals, good conductor of heat and electricity, and they are malleable and ductile. All are solid, only exceptions are mercury, which exists in liquid form at the ordinary temperature. These metals form alloy with each other due to almost similar size of atom. Thus, the atom of one metal can easily take up position in the crystal lattice of the other. The alloy are usually harder and have higher melting point than the parent metal, are most resistant to corrosion than their constituent. इसका मतलब ये है कि यदि ट्रांजिशन एलिमेंट की त्रिज्या है वो एक समान हो तो वो अलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो अलॉय फॉर्मेशन या मिश्र धातु बनते हैं ये ज़्यादातर मेल्टिंग पॉइंट में हाई होते हैं, इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फेरस अलॉय। अनदर एग्जांपल्स आर वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड मैग्नीज। They all are used for the production of variety of steel and stainless steel. Here I am giving 2 examples. These are more common and they are best example. Like brass is formed by the copper and zinc, and bronze is formed by the copper and tin. So these are the alloys that we use in general uses in our daily life. Here I am giving some important point of transition element.
हर ट्रांजिशन एलिमेंट की अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है. फॉर एग्जांपल स्कैंडियम केमिस्ट्री स्ट्रांगली रिजेंबल टू लैंथेनाइट्स. इसकी जो केमिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अलावा जो भी इसका बिहेवियर है वो लैंथेनाइट से मैच करता है. टाइटेनियम इट्स एक्सीलेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल, इसका वेट बहुत लाइट होता है. वैनेडियम मोस्टली इन अलॉय विद अदर मेटल, जनरली इसका अलॉय में यूज़ किया जाता है अदर मेटल्स के साथ में. क्रोमियम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल. मैग्नीज प्रोडक्शन ऑफ हार्ड स्टील. आयरन मोस्ट abundant heavy metal. Cobalt used as alloy with other metal. Nickel plating more active metals alloys, or it is also used as a catalyst in various reaction. Copper plumbing and electrical applications. Zinc it's used as a galvanization. Here we will discuss some important properties of the transition element, first transition series. The metal of first transition series show valency variable. The metals are hard, refractory, electropositive, good conductor of heat and electricity. Some exceptions are there. Copper, it's soft and ductile material. Manganese and iron are attacked fairly readily. Other are generally unreactive at room temperature. All react on heating with halogens. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं अगर उनको हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं हीटिंग पे. हेलोजन के साथ भी करते हैं, सल्फर एंड अदर नॉन मेटल के साथ भी. द कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स एंड बोराइड्स आर कॉमनली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, इंटरस्टिशियल, hard and refractive. These are used in general properties. Now the next topic is the binary compound. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं जो कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं, इन्हें हम बाइनरी कंपाउंड से भी समझा सकते हैं, क्योंकि बाइनरी कंपाउंड अर्थात द्विअंगी यौगिक संक्रमण तत्वों के वे यौगिक होते हैं जिनमें संक्रमण तत्व के अलावा केवल एक तत्व और होता है जो कि मोस्टली या सामान्यतः अधातु होता है. सो कंपाउंड विच हैव ओनली वन ट्रांजिशन मेटल विद अदर नॉन मेटल known as the binary compound, and mostly they are non-stoichiometric. They are generally halide, borides, carbides, nitride, halide, oxides. Metal oxides are basic and binary compound in this state are usually ionic. There are some examples are here. There are oxides of titanium, vanadium or iron. Another is the aqua ion. Except for the unknown titanium plus 2 ion are well characterized in solution and crystalline solid. तो इसको हम दूसरी तरह से ऐसे समझा सकते हैं कि कुछ अंतराकाशीय यौगिक विशेष रूप से अंतराकाशीय हाइड्राइडों का एक ठोस विलयन माना जाता है जिसमें अधातु की विभिन्न मात्राएं धातु में विलय हो जाती हैं. यदि इनकी संरचना का अध्ययन किया जाए तो ये पता चलता है कि धातु परमाणुओं के घनत्व संकुल से उत्पन्न टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल आदि होल्स में अधातुओं या नॉन मेटल द्वारा ग्रहण किए जाने के कारण इन पदार्थ का निर्माण करते हैं. इनके अतिरिक्त कुछ कार्बाइड्स और बोराइड्स परत के फॉर्म में जटिल संरचनाएं बनाते हैं. प्रारंभिक अधातु जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन और कार्बन आदि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक यौगिक की संरचना, समन्वय संख्या तथा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का विवेचन काफ़ी जटिल है. एग्जाम्पल के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड की ब्लैक क्रिस्टलाइन है, ये एक बाइनरी कंपाउंड है और इसे हमने पायरोलिसिस के द्वारा बनाया है. इट्स ऑब्टेन बाय पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रेट और अदर ऑक्सो सॉल्ट अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. इट डिकम्पोज टू cuprous oxide. Hydroxide is obtained as a blue bulky precipitate on addition of sodium hydroxide to
कॉपर +2 आयंस सॉल्यूशंस। तो जो ये सॉल्युबल ये जो कंपाउंड्स हैं आयंस हैं ये सॉल्युबल हैं इन स्ट्रॉन्ग एसिड में एंड कंसनट्रेट NaOH सॉल्यूशन में। दे आर डीप ब्लू एनायंस। और अगर हैलाइड्स हैं तो वो येलो क्लोराइड्स होंगे और ऑलमोस्ट जो ब्रोमाइड्स हैं वो ब्लैक कलर के होंगे। तो जितने भी हैलाइड्स हैं और ऑक्साइड्स हैं उनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट उसमें टॉपिक में ऑक्साइड्स के साथ करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के साथ साथ इनके क्लोराइड्स और इनके ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मेटल आयन के साथ साथ डिफरेंट होती हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑक्साइड वी विल स्टार्ट इन योर नेक्स्ट क्लास।